सबसे अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16वें G20 इजलास में शिरकत करने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। रोम में G20 मुमालिक के सरबराहान की मीटिंग 30 और 31 अक्टूबर को है। पीएम इटली के वज़ीर-ए-आज़म मैरियो द्रागी की दावत पर इजलास में शिरकत करने गए हैं। G20 इजलास में कोरोना से उभरती दुनिया, सेहत, आलमी इक़्तिसादियात और पायदार तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इजलास में शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इटली से ग्लासगो जाएंगे, जहां वो COP26 इजलास में शिरकत करेंगे। सीधे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, पीएम का ये इटली का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इटली और यूके के दौरे पर कल देर रात रवाना हुए थे और ये दौरा काफी अहम है। और हालांकि ये इस साल का तीसरा दौरा है, इससे पहले वो बांग्लादेश और अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन ये जो दौरा जिस पर अभी प्रधानमंत्री मोदी गए हुए, ये काफी एक्शन पैक्ड है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के अंदर 2 जो इंटरनेशनल समिट्स हैं, जिसमें पहला समिट G20 इटली रोम में होने जा रहा है, और वहीं दूसरा समिट COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26 जो समिट है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जो कि ग्लासगो यूके में है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रोग्राम है वो बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं इस विजिट के दौरान। और ये अपने आप में माना जाए कि एक रिकॉर्ड होगा, जहां पर एक के बाद एक करीब 20 से ज्यादा मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिसमें पोप जो फ्रांसिस हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, यूके के प्रधानमंत्री से, इटली के प्रधानमंत्री से, जापान, नेपाल, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इन तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और वर्ल्ड लीडर से उनकी मुलाकात होगी। और हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल जो ब्रीफिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस मौके पर जो G20 है उसमें इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर फोकस रहेगा कोविड-19 के बाद, और वहीं क्लाइमेट चेंज पर भी जोर रहेगा, और वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर भी जो भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, अमित शाह आज एक रोज़ा लखनऊ दौरे पर हैं। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र उनका ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। अमित शाह पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ वो आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का भी जायज़ा लेंगे। चुनाव में पार्टी को जीत से हमकिनार करने के लिए अमित शाह हिकमत अमली भी मुरतब देंगे। ज़राए के मुताबिक जिन अरकान असेंबली की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है, उनका टिकट पार्टी काट भी सकती है। तकरीबन 100 अरकान असेंबली का पत्ता साफ हो सकता है। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा अमित शाह का, आपसे तफसीलात चाहेंगे, खास तौर पर जो असेंबली इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों के पेश नज़र। हिना, बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। देखिए कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह अब इलेक्शन के रंगों में रंग चुका है, और हालांकि अभी वक्त काफी है, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने जो कोशिशें शुरू की हैं उसके पस मंजर में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सियासी जमात कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, और सब अपनी अपनी कोशिशों में पूरी तरह लग गए हैं। उसी पेश नज़र आज का जो ये दौरा है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस हवाले से बहुत अहम है कि वजीर दाखिला कई अहम लोगों से मुलाकात करेंगे और 2 अहम मीटिंगों में शिरकत करके बाकायदा तौर पर उस मिशन की शुरुआत करेंगे, जिससे बीजेपी को आने वाले असेंबली इलेक्शन में बड़ा फायदे की उम्मीद है। खासतौर से जो एक तहरीक है, एक मिशन है लोगों को जोड़ने का, उसका आगाज अमित शाह के जरिए किया जा रहा है, और फिर वो सीनियर अरकान से भी पार्टी की बिलखुसूस बात करेंगे। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने इक़्तिदार को बचा लिया, बाकी रखा और इस्तेकाम हासिल किया, तो उनके लिए मरकज की राहें फिर एक बार फिर बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी रियासत है, बीजेपी इक़्तिदार में है और इक़्तिदार का दायरे का फायदा कहीं न कहीं
होता है। और जिस मौजूआत पर, जिन बुनियादों पर बीजेपी एक बार फिर सरगर्म हुई है, उसने ये इशारे भी देना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी किसी भी मैदान में, किसी भी मौजू पर कोई गुंजाइश नहीं है। तारिक उमर, कब तक उनके पहुंचने की उम्मीद है, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ देखिए, 10:30 बजे उनका प्लान है पहुंचने का। पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से वो फिर वहाँ जाएंगे डिफेंस मैदान में, वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद इनकी दो मीटिंग और लगी हुई है, तो पूरा दिन जो है आज उनका बहुत मसरूफ है। जी बिल्कुल। तो अमित शाह के इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मजालिम और तशद्दुद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुस्लिम भाइयों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिंदू के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हुकूमत कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करेगी। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतें और त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए तशद्दुद के खिलाफ चार जानिब से सख्त मजम्मत की ही जा रही है। इसी ज़िम्न में कांग्रेस के लीडर तारिक अनवर ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दोनों वाक़यात इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। दोनों वाक़यात में हमें बराबर की आवाज़ उठानी चाहिए। मरकज की नई तालीमी पॉलिसी की तमिलनाडु हुकूमत शुरुआत से ही मुखालिफत करती रही है। अब रियासत के वज़ीर आला यानी रियासत के सीएम एमके स्टालिन ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में नई तालीमी पॉलिसी नाफिज नहीं की जाएगी, बल्कि रियासती हुकूमत अपनी नई तालीमी पॉलिसी मुरतब करेगी, जिसके लिए माहिरीन की कमेटी जल्द तश्कील दी जाएगी। स्टालिन ने यह ऐलान तालीम स्कीम लॉन्च करने के दौरान किया। और ब्रेक के बाद आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज गुजरात की अदालत में पेश होंगे। मोदी सरनेम में हद के इज्जत के मामले में राहुल गांधी सूरत की अदालत में पेश होंगे। वहीं गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज राघव शर्मा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को हिरासा करने के लिए इस तरह के मामला करती है। ख्याल रहे कि गुजरात मोदवाड़िक समाज के सदर परनीश मोदी की शिकायत पर सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की दफा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की मुद्देकार में तौसीक कर दी है। अब वो दिसंबर 2024 तक आरबीआई गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, फायज रहेंगे। तकर्री पर काबीना कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया। उनकी मियाद रवां साल दिसंबर में खत्म हो रही थी। नोटबंदी के बाद पैदाशुदा हालात से निपटने की जिम्मेदारी शक्तिकांत दास को दी गई थी। एक और अहम खबर, जामिया मिलिया इस्लामिया आज अपना 101वां यौम तासीस मना रहा है। खेमों से 1920 में जामिया का सफ़र खेमों से शुरू हुआ था। उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शबाब पर थी। अदम ताउन तहरीक के तहत जामिया का क़याम अमल में आया था। जामिया को 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया को मुल्क की 40 यूनिवर्सिटीज़ में पहला मुकाम हासिल हुआ था। जामिया अपनी कारकर्दगी की बिना पर मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पैसा पैसा करके बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां पहले कभी नहीं थी।
35 पैसे के ताज़ा इजाफे के साथ राजधानी दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपये 64 पैसे, डीजल 97 रुपये 37 पैसे में फरोख्त हो रहा है। इक़्तिसादी राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत नए इजाफे के बाद 114 रुपये 47 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 105 रुपये 49 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 2 पैसे, डीजल 100 रुपये 49 पैसे में फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 43, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपये 59 पैसे तक जा पहुंची है। बहुत असर पड़ रहा है, लोग इस चीज़ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है और ना कोई सरकार इस पे देख रही है, ना कुछ इस पे एक्शन लिया जा रहा है। दिन पे दिन 35 पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्राइस अब इतना हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये ना हो जाए आने वाली टाइम में ये प्राइस। और ना सरकार इस पे कुछ देख रही है, ना कोई रिएक्शन कर रही है और बहुत इम्पैक्ट बड़ा गंदा पड़ रहा है इस समय। पहले बीच में कम हुआ था पैसा, फिर इसके बाद अब फिर दोबारा से इन्होंने 35 पैसा डेली बढ़ा रहे हैं और ये 20 दिन से ही चल रहा है, शायद 15 से 20 दिन से चल रहा है ये चीज़। आम आदमी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। असर ये पड़ रहा है कि ऐसे मान लीजिए आपका डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, तो महंगाई स्वाभाविक है कि बढ़ना है। सब्जियां देखो, कोई सब्जी 100 रुपये से नीचे किलो का नहीं है, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 100 रुपये से नीचे केजी मार्केट में है। और ये सरकार जितना वादा किया था उसमें हर तरह से नाकाम हो ये सरकार। इस सरकार का पता नहीं क्या है, गरीब के प्रति लोग बोलते थे पहले कि हाँ हम गरीबों का ये करेंगे वो करेंगे, उसमें कहीं 1% काम नहीं दिख रहा है। सरकार बुरी तरह से फ्लॉप है, जितना तुलना नहीं कर सकते हैं उतना फ्लॉप है। और स्थिति ये है कि जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है उसमें आम आदमी पैदल हो जाएंगे, सबको साइकिल खरीदना पड़ेगा। वो अडवाणी जी की तरह जो है क्या टायर बैल खरीदना पड़ेगा। आज बीजेपी सरकार में जो है अडवाणी जी एक समय कांग्रेस जब डीजल पेट्रोल दाम बढ़ाया था तो उस समय अडवाणी जी बैलगाड़ी में आए थे। आप तो आज वही सरकार है बीजेपी की, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि हाँ डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग बस में आ गए, जिनको गाड़ी की ऐसी, तो बस में आ गए, बाइक वाले साइकिल पे आ गए, अब कहाँ जाएंगे लोग। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घर का बजट खराब होता है और आम आदमी को बहुत मुश्किल है इससे। कुछ लोग तो उसको सह सकते हैं लेकिन हर लोग नहीं सह सकते हैं। 80% लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसमें। गवर्नमेंट को उसके ऊपर बस सोचना चाहिए। डीजल से किसान पैदावार करता है, अपने खेत चलाता है, नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन डीजल से है। महंगाई पे तो बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। आप बाज़ार में चल के देखो तो इस टाइम प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। खाने पीने की चीज़ों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। उसके अलावा आम ज़रूरत की चीज़ें भी जो हैं वो कम से कम 25 से 30% तक तेज़ हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो किचन के अंदर इसका बहुत इफेक्ट आया है इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें जो कि आ रही है दिल्ली के रोहनी जिले के बेगमपुर इलाके से, जहां झड़प की इत्तला है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये झड़प हुई है, कई राउंड गोलियां भी चली और दीपक उर्फ टाइगर नामी बदमाश पुलिस के हाथों मारा गया। झड़प में 2 पुलिस एहलकारों के भी जख्मी होने की इत्तला आ रही है। तो अहम खबर दिल्ली के रोहनी इलाके के बेगमपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हुई, कई राउंड गोलियां चली। दीपक उर्फ टाइगर नामी बदमाश पुलिस के हाथों मारा गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के रोहनी इलाके की ये खबर है। बेगमपुर नाम के इलाके में झड़प हुई, पुलिस और बदमाशों के बीच ये झड़प हुई, कई राउंड गोलियां चली और टाइगर नामी बदमाश पुलिस के हाथों मारा गया। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।